ठीक है, सब लोग आ गए हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर कल क्वेश्चन नहीं दिए। हाँ, कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो चाहिए वो हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन बने थे पहले स्टार्टिंग में ना, तो इंग्लिश में थे तो हिंदी में पूरे तरह से कन्वर्ट नहीं हो पाए थे। तो आज हम शाम को क्लास के बाद सबसे पहले वही काम करेंगे और आ जाएंगे आज। क्वेश्चन क्या वो पूरा पेपर ही है ना? मिड अटलांटिक बेल्ट। अच्छा, मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है। मतलब कौन कौन से भारत में मिड अटलांटिक बेल्ट में तीसरी होगी ना? तो देखिए, मिड अटलांटिक बेल्ट मतलब इसको बोलते हैं मध्य महासागरीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। इसमें जो लगभग 8% भूकंप आते हैं, मतलब ज्वालामुखी आते हैं, लगभग 8%। ये जो पेटी है उसमें लगभग 8% आते हैं। और अटलांटिक जो रीजन है उसका जो एरिया वो कवर करता है वो बीच वाला भाग कवर करता है। आपने देखा होगा अटलांटिक रिज, मैं भी आपको मैप दिखा रहा हूँ अगर मिल जाए तो, है ना? तो 8% है पहली बात। दूसरी चीज है, ये जो एरिया है ना वो डाइवर्जन का एरिया। यहाँ पर जो वॉल्केनो आते हैं वो डाइवर्जन से आते हैं। 8% क्या है सर? एक मिनट, अपसरण से आते हैं। 8% ये है कि जैसे हमने कहा था कि लगभग 68% ज्वालामुखी आते हैं पैसिफिक बेल्ट में, प्रशांत पेटी में। फिर हमने कहा था लगभग 21% आते हैं मध्य अटलांटिक, मध्य महाद्वीपीय पेटी में। फिर जो 8% यानी जो टोटल ज्वालामुखी आते हैं पूरे ग्लोब पर, उसका 8% इस एरिया में आता है ना? 8% इस एरिया में आता है, ये मैंने आपको बोला है। तो ये अब अपसरण का परिणाम, अपसरण का मतलब है यहाँ पे जो प्लेटें हैं वो इस तरह से डाइवर्ट हो रही है, इस तरह से डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कटक का निर्माण किया है उन्होंने, मिड अटलांटिक रिज, मिड अटलांटिक रिज कटक, ठीक है। ये मिड अटलांटिक रिज यहाँ पर देखिए, मैं आपको लेके चलता हूं मैं स्क्रीन पर तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए वो एरिया है, ये है, ठीक है। तो मध्य अटलांटिक रिज का मतलब है ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ठीक है, ये है। तो यहाँ पर जो ज्वालामुखी आते हैं वो 8% आते हैं और ये एरिया डाइवर्जन का एरिया है, यानी इसमें एक प्लेट इधर डाइवर्ट होती है ना, और एक प्लेट इधर डाइवर्ट होती है। तो इस तरह से ये प्लेट डाइवर्जन एरिया है, प्लेट डाइवर्जन एरिया है, अपसरण एरिया है। और यहीं पर ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये मिड अटलांटिक कटक है, ये मिड अटलांटिक कटक है, ये वाला। और कटक ये ज्वालामुखी से बना हुआ है। कटक आप जानते ही हो, कटक इंग्लिश में कहते हैं रिज, ये अंदर है। और एक बार यूपीएससी में और शायद पीसीएस में कुछ सुना था कि कौन सा ऐसा महासागर है जिसकी आकृति अंग्रेजी अक्षर एस की तरह है। तो आप देखिए इस महासागर की जो आकृति है वो अंग्रेजी अक्षर एस की तरह लग रही है, तो ये है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ये 8% है और ये डाइवर्जन है यहाँ पे, और यहाँ पर मिड अटलांटिक रिज है, मिड अटलांटिक कटक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत इसमें? सर उसके बाद अदर प्लेस, अदर प्लेस में कौन कौन से हैं? अदर प्लेस में जो बाकी परसेंट रह गए, यानी 21 पर सॉरी कितना था मैंने, 68% एंड 21% एंड 8%, कितना बच गया उसके बाद? क्यों, कितना बचा इसमें?
16, 17 है ना, 7 और 10, नहीं ज्यादा हो गया ये, 6, 9, ठीक है, यानी लगभग ये हो गया 97%। तो 97% ये, बाकी लगभग 3% जो बचता है वो अदर प्लेस में आ जाता है। अन्य क्षेत्र चौथा है इसमें, अन्य क्षेत्र। तो अन्य क्षेत्रों में जो जितना बचता है उसके बाद, तो अन्य क्षेत्रों में लगभग 3 से 4% भूकंप आते हैं अदर क्षेत्र में। सर हम लोग जो पानी पीते हैं कितना परसेंट पीते हैं सर? 3%? पानी से ऐसे क्या मतलब है, पानी नहीं है ये, है ना, पानी नहीं है। तो सब, यानी जो पहली पेटी है वो है प्रशांत पेटी, ठीक है, प्रशांत पेटी यहाँ पर आता है लगभग 68%। अपनी आवाज बंद रखिए, ठीक है। और उसके दूसरी बात है मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य महाद्वीप पेटी और पेटी मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट, इसमें आता है 21% लगभग टोटल का। उसके बाद है मध्य अटलांटिक पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी, मिड अटलांटिक बेल्ट, ठीक है, मिड अटलांटिक बेल्ट, ये आता है लगभग 8%। और चौथा हो गया अन्य, तो अन्य में हो गया 3 से 4%। तो ये है 4 पेटी आपकी, ठीक है, ये है। तो पैसिफिक बेल्ट एंड मिड कॉन्टिनेंट बेल्ट और मिड अटलांटिक बेल्ट और अदर लोकेशन। तो अदर यानी वो है जहां पर जियोथर्मल कन्वेक्शन से आता है, ठीक है, जहां पर जियोथर्मल कन्वेक्शनल, जो आर्थर होम्स की थ्योरी थी उससे आता है, ठीक है। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्लियर है? तो ये था आपका ज्वालामुखी का टॉपिक। और देखिए ज्वालामुखी में मैं आपको बताऊं, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी, इनका आपदा प्रबंधन हम आपको एक बार में बताएंगे, तीनों का एक साथ में, ठीक है, क्योंकि सबका एक ही है, तीनों टॉपिक है तीनों। और उसमें मेजर वॉल्केनो, मेजर अर्थक्वेक भी एक साथ बताएंगे। तो अभी अभी जो आपने ज्वालामुखी में समझा होगा, तो सबसे पहले हमने समझा था कि वॉल्केनिज्म क्या है, ठीक है। और दूसरी चीज हमने समझी कि वॉल्केनो क्या है, ठीक है। और तीसरी बात हमने समझी कॉज ऑफ वॉल्केनो, है ना, कॉजेस ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनो के प्रकार कितने, हाँ, वॉल्केनो कॉजिंग, वॉल्केनो के कारण क्या क्या। उसके बाद हमने समझा इसमें एरिया कौन सा है, ठीक है, एरिया ऑफ वॉल्केनिज्म, एरिया या डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वॉल्केनिज्म। अब हम नेक्स्ट समझते हैं टाइप ऑफ वॉल्केनो, बस टाइप ऑफ वॉल्केनो, ठीक है, इसको समझते हैं कि वॉल्केनो के कितने प्रकार होते हैं। तो वॉल्केनो के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं वॉल्केनो के, 3, चलिए यहीं पे लिख लीजिए, 3 टाइप हैं वॉल्केनो के, ठीक है। कौन कौन से टाइप हैं बताइए, किसी को पता है? सचिन, कितने टाइप हैं? अल्ताफ बताओ। 3 टाइप हैं। 3, पहला है एक्टिव वॉल्केनो, एक बता देंगे, 2 आप खुद ही बता दोगे। एक्टिव वॉल्केनो और डोरमेंट वॉल्केनो और डेड वॉल्केनो, हिंदी में समझ लेंगे। एक तो है एक्टिव यानी सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा है डोरमेंट, है ना, डोरमेंट का होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, इसको हिंदी में कहते हैं प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब है कि वो कभी भी उद्गार हो सकता है लेकिन अभी एक्टिव नहीं है, ठीक है, इसको प्रसुप्त बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी। और तीसरा है डेड वॉल्केनो यानी मृत ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार के ज्वालामुखी हैं। एक्टिव, एक्टिव का मतलब है जिनका जिसमें से 5 साल में एक बार ब्लास्ट हो जाए, उसको एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं, है ना।
5 साल में लिखे सर 20 लिखे 3 नंबर। एक्टिव वॉल्केनो सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है प्रसुप्त डोरमेंट प्रसुप्त वॉल्केनो। मैं बताऊंगा सबके बारे में क्या क्या है, और डेड वॉल्केनो। तो पहले हम एक्टिव वॉल्केनो की बात कर लेते हैं। एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है सक्रिय ज्वालामुखी। ये वो ज्वालामुखी हैं जिनमें ब्लास्ट कम से कम 5 साल में एक बार तो हो ही जाए, ठीक है, यानी 0 to 5 ईयर। ये ऐसे हैं जहां पर 5 साल में, कम से कम 5 साल में हो जाए, ठीक है, 5 साल में वॉल्केनो, उनको एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। और प्रसुप्त वॉल्केनो, प्रसुप्त यानी डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है। तो डोरमेंट का मतलब ये है कि डोरमेंट वॉल्केनो का मतलब ये है ऐसा वॉल्केनो जो लास्ट 100 ईयर से नहीं हुआ है ना, 100 ईयर से इसमें कोई वॉल्केनो ब्लास्ट नहीं हुआ है, यानी पिछले 100 सालों से कोई भी ब्लास्ट नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं ये डोरमेंट हो गया। यानी अब उसमें उम्मीद है कि वॉल्केनो नहीं होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, हो भी सकता है, लेकिन 100 साल तक से हो गया है, टाइम नहीं हुआ है। अब आता है डेड वॉल्केनो, तीसरा जो डेड वॉल्केनो है। डेड वॉल्केनो में क्या है, इसमें 1000 साल हो गया है कि नहीं हुआ है, 1000 साल, तो यानी 1000 ईयर इसमें हो गया है। अब इसका मतलब है अब इसमें वॉल्केनो नहीं होगा। तो यानी मृत ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें जिनके सक्रिय होने की संभावना खत्म हो जाए। मृत ज्वालामुखी वो है जिनकी सक्रिय होने की संभावना खत्म हो जाए, और प्रसुप्त ज्वालामुखी वो हैं जिनको भविष्य में सक्रिय होने की संभावना बनी रहे, और एक्टिव वो है जिनमें लगातार होता रहे और 5 साल में एक बार हो जाए, उसको हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं। अपने इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो बताएं कौन है? हमारे इंडिया में तीनों हैं, एक्टिव भी है, डोरमेंट भी है और डेड भी है। बता सकते हैं इंडिया में क्या क्या है? इंडिया में, भारत में, ठीक है, भारत में अब देखिए, भारत में एक्टिव वॉल्केनो एग्जाम बताते हैं आप। एक्टिव का, एक्टिव वॉल्केनो का एग्जाम्पल है इसमें वैरन आइलैंड, ठीक है, वैरन द्वीप, वैरन आइलैंड। वैरन आइलैंड जानते हैं कहां पर है ये है बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पार्ट है। दूसरा है इसमें डोरमेंट, तो डोरमेंट है यानी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है वो है नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम जो है वो प्रसुप्त का एग्जाम्पल है। नारकोंडम भी बे ऑफ बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में है, पश्चिम मतलब बंगाल की खाड़ी में। दूसरा बोलते हैं डेड वॉल्केनो। तो डेड वॉल्केनो का इंडिया में जो एग्जाम्पल है वो है प्लेट्यू ऑफ दक्कन, ठीक है, प्लेट्यू ऑफ दक्कन। तो जो दक्कन का पठार है वो है डेड वॉल्केनो का एग्जाम्पल। तो दक्कन का जो पठार है वो मृत ज्वालामुखी है, और उसके बाद डोरमेंट है वो नारकोंडम है, और ये, ठीक। तो ये था आपका, यहां तक कोई दिक्कत किसी को समझ में आ रहा है? यस ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है कि 3 प्रकार के हैं। कुछ लिख लीजिए, मेजर वॉल्केनो वर्ल्ड, टॉपिक कंप्लीट ही हो जाएगा ये। मेजर वॉल्केनो, ज्वालामुखी क्या होता है? कौन सा? मिश्रित ज्वालामुखी। मिश्रित ज्वालामुखी का मतलब ये होता है कि जैसे देखो, मिश्रित हम नहीं कह सकते उसमें, कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जहां पर एक्टिव भी हैं और डेड भी हैं, मतलब मृत भी है और वो भी है। तो जैसे मान लीजिए ये कोई एरिया है, ठीक है, ऐसा कोई एरिया है, सपोज कीजिए
ये जो है वो एक्टिव है ना, और ये है डेड है, फिर ये एक्टिव है। तो हम इसमें इसी को बोलते हैं, यानी मिश्रित ज्वालामुखी वो है जिसमें दोनों शामिल हो, एक्टिव और डेड, मिक्स ज्वालामुखी। और हिंदी में कुछ लिखा होगा तो अलग चीज है। क्या पढ़ा है वैसे, कुछ पढ़ा है? सर ऐसे देख रहे थे सर, टॉपिक में मिश्रित ज्वालामुखी लिखा था, पूरा पढ़ नहीं पाई थी, लेकिन मतलब जैसे कि बताया था कि एक लंबा जैसे शंक्वाकार ज्वालामुखी होता है। नहीं, वो तो खैर लैंडफॉर्म की बात होती है, इससे प्रकार नहीं है वो। तो मिश्रित देखो, जैसे कि मतलब उसका निर्माण जैसे बताया था कि ठोस लावा हो, ऐसा कुछ उससे होता है, मतलब उनके ज्वालामुखी राख के कई परतों द्वारा। नहीं, जो पहली बात है, ज्वालामुखी में कोई परतें होती नहीं है, पहली बात, ठीक है। और क्योंकि लावा होता है तो लावा एक परत में ही जमता है। हाँ, बस ये होता है, जैसे मान लीजिए कि जैसे हमारा दक्कन का पठार है सपोज कीजिए, ठीक। तो दक्कन के पठार में उद्गार हुआ कभी, अब वो खत्म हो गया, दक्कन का पठार डेड वॉल्केनो बन गया। अब हो सकता है कि फिर से यहाँ पर ज्वालामुखी हो, तो फिर से ज्वालामुखी होगा, फिर से लावा जम जाएगा। तो ऐसे ऐसे हम मिश्रित ज्वालामुखी कहते हैं कि विभिन्न समय पर अलग 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 समय पर ज्वालामुखी हुए हों, तो उसको मिश्रित कह सकते हैं। मतलब एक पुराना है, फिर एक नया है, फिर एक प्रेजेंट में, तो ऐसा हो सकता है। इसी को बोलते हैं कि विभिन्न समय में बने हुए ज्वालामुखी मिश्रित ज्वालामुखी कहलाते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक ऐसा ज्वालामुखी क्षेत्र है जहां पर कुछ ज्वालामुखी एक्टिव हो, कुछ डेड हो, बात एक ही है। मान लीजिए ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर ये है दक्कन का पठार, ठीक है, ये डेड है, और यहाँ पे वॉल्केनो एक्टिव हो जाए फिर से, तो ये वॉल्केनो और ये दोनों क्या कहलाएंगे? मिश्रित वॉल्केनो। लेकिन मिश्रित का मतलब क्या है कि एक ये डेड है और ये एक्टिव है। चाहे आप ऐसे देख लो, चाहे आप उस तरह से देख लो, एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से अब लिख लीजिए मिश्रित, सॉरी, मेजर वॉल्केनो ऑफ वर्ल्ड, मेजर वॉल्केनो ऑफ वर्ल्ड। देखिए इसमें पता क्या है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछेगा लोकेशन, क्वेश्चन पूछेगा आपसे लोकेशन कहां पे है। तो सबसे कुछ एग्जांपल बताइए। सबसे पहला आइलैंड आइलैंड ऑफ हवाईज, आइलैंड ऑफ हवाई, ठीक है। तो हवाई आइलैंड, ठीक है, हवाई आइलैंड, हाईलैंड्स, ये कहां पर हैं? ये एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। ये है कहां पर? पैसिफिक ओशियन। सेंट्रल हाँ, मैं अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, अगर ये दिख जाए तो। फिजिकल में देखते हैं। ये जो एरिया है, ये वाला, हाँ, तो बादल बहुत है इधर, बादल चक्कर में दिख नहीं रहा, सेटेलाइट काम नहीं कर रहा है। हाँ, ये है, ये जो वॉल्केनो है, ये वाले, है ना। एक मिनट, बादल कुछ ज्यादा ही है, बादल में देखो सेटेलाइट काम नहीं कर रहा है सही से। ये वाले आइलैंड हैं प्रशांत महासागर में, ये वाले, ये हवा लिखा हुआ अभी ना, ये वाले आइलैंड है, हवाई लिखा हुआ, हवाई, ठीक है। और ये आइलैंड है, पूरा ग्रुप है ये यहाँ पर, तो हवाई द्वीप समूह है ये, है ना, हवाई आइलैंड। इसमें एक सबसे एक्टिव हवाई आइलैंड में मोना लुआ, शायद नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, मोना लुआ हवाई आइलैंड में है। ये क्वेश्चन पूछा था एक बार यूपीएससी पीसीएस में। तो ये है आपका हवाई आइलैंड है,
और हवाई आइलैंड ये है, ठीक है, ये प्रशांत महासागर में है। और सबसे बड़ी बात है कि ये आइलैंड जो है यूएसए के कब्जे में है, यूएसए के कब्जे में है, ये यूएसए अंडर में है, और इसलिए यूएसए इसको अपना पार्ट मानता है। यूएसए कहता है कि हमारे कंट्री में 51 स्टेट हैं, 51वां यही है, ठीक है। तो हवाई आइलैंड है ये। और दूसरा देखिए यहाँ पे एक है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी कहाँ पर है? ये है एंडीज माउंटेन में, साउथ अमेरिका में, ठीक है। हाँ, ये जो है पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत में है। दूसरा है ये साउथ अमेरिका में, और एंडीज माउंटेन में है, ये एंडीज माउंटेन में कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी की खासियत ये है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, हाईएस्ट वोल्केनो ऑफ वर्ल्ड, है ना, सबसे दुनिया का ऊंचा है। ये तो शायद एटलस में नहीं दिखेगा, क्लाउड की वजह से दिक्कत हो रही है एटलस को देखने में। ठीक है। और नेक्स्ट है इसमें कोटोपैक्सी है, उसके बाद है इसमें फ्यूजियामा, है ना, फ्यूजियामा, फ्यूजियामा, ये जापान में है, फ्यूजियामा, ठीक है। उसके बाद है इसमें विसुवियस, विसुवियस, ये इटली में है, ये इटली में है, विसुवियस, इटली। उसके बाद है स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली, ये भी इटली में है, स्ट्राम्बोली भी इटली में है, ठीक है। और एक है उसमें मोरापी, मेरापी, मेरापी इंडोनेशिया में है, मेरापी इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया में है, ठीक है। बैरन तो आपको पता ही है, जो बैरन द्वीप है वो है ये इंडिया में। उसके बाद है किलीमंजारो, किलीमंजारो, ये कहां पर है? अफ्रीका में, किलीमंजारो अफ्रीका में है, अफ्रीका में है किलीमंजारो। तो ये है। और मैं जब भी पूछेगा आपसे माउंट एटना, नेक्स्ट है इसमें माउंट एटना, ये भी इंपॉर्टेंट है, माउंट एटना, ये भी इटली में है, ठीक है, ये भी इटली में माउंट एटना। तो इनमें से दो इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कोटोपैक्सी है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर बना हुआ है, दूसरा है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को लाइट ऑफ द मेडिटेरियन सी भी कहते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। इसको लिख लीजिए, क्या कहते हैं इसको? लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, लाइट ऑफ मेडिटेरियन सी, यानी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो ये है। तो इसको देखियो, स्ट्राम्बोली बहुत बार पूछा गया है कि इसमें क्या है, विद इन 3 मिनट ब्लास्ट होता है कंटिन्यू, यानी स्ट्राम्बोली है वो इटली में है, और इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट ऑफ द मेडिटेरियन सी। और ये सबसे एक्टिव वॉल्केनो है, यानी जब भी इसमें ब्लास्ट होता है तो इटली के आसपास के एरिया में एक लाइट हो जाती है, रोशनी हो जाती है, तो इसलिए हम इसको प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट ऑफ द मेडिटेरियन सी कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इतने, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में। अब जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो करने वाले हैं भूकंप। और भूकंप जो टॉपिक है वो अब बहुत जल्दी हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि आपको बहुत सारी चीजें समझाई नहीं पड़ेंगी। जैसे अब हम जैसे सब बताएंगे आपको जियोथर्मल कन्वेक्शन क्या है, आप समझ जाओगे ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अर्थक्वेक से भूकंप, ठीक है। तो इसको चीज समझना है
कि भूकंप है क्या, तो भूकंप अगर पूछेंगे क्या है, सेम फॉर्मेट बनेगा इसमें, भूकंप है क्या, है ना, भूकंप के कॉजेस क्या क्या हैं, भूकंप का एरिया कौन सा है ना, और एरिया कौन सा है, और उसके बाद है उसका जो है इम्पैक्ट क्या बनेगा वो। तो 3 चीजें इसमें समझना है मेन, है ना। तो भूकंप, पहली बात है पृथ्वी का हिलना भूकंप नहीं है ना। सैकिंग इन क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी में कंपन भूकंप कहलाता है, भू प्रॉपर्टी में कंपन, सैकिंग इन क्रस्ट। देखिए सैकिंग इन क्रस्ट यानी भू प्रॉपर्टी का या भू प्रॉपर्टी में कंपन, ठीक है, भू प्रॉपर्टी में कंपन भूकंप कहलाता है, ठीक है। यानी ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी का हिलना नहीं है, जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है भू प्रॉपर्टी, इसमें कंपन होता है, ठीक है, इसमें कंपन होता है, इसको हम भूकंप कहते हैं। इसके अलावा आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी है, तो शेकिंग इन क्रस्ट इज अर्थक्वेक, बाकी आप कुछ भी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, यानी इससे इमारत टूटती है तो प्रभाव हो जाएगा। सीधे सीधे बात करते हैं कॉज क्या है, कितने कॉज होते हैं। तो भूकंप के 2 कॉज हैं मेनली, एक तो है नेचुरल, ठीक है, नेचुरल कॉज और यानी प्राकृतिक कारण, और दूसरा है मैन मेड कारण, मैन मेड कारण, मैन मेड का कॉज। अब देखिए, अब इसमें हम बात करेंगे कि नेचुरल कॉज क्या होता है। नेचुरल कॉज, तो नेचुरल कॉज का मतलब है कि जो एक्सीडेंट जिसमें ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, तो नेचुरल में कौन कौन से हैं? नेचुरल में 2 हैं, एक तो है इंडोजेनेटिक फोर्स, इंडोजेनेटिक फोर्स यानी आंतरिक बल, ठीक है, पहला है इंडोजेनेटिक फोर्स मींस आंतरिक बल, जो आंतरिक बल लगता है वो भी एक कारक है, पहली बात। दूसरा है एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स, एक्सोजेनेटिक फोर्स यानी बहिर्जात बल। तो आंतरिक बलों में 2 हो गए, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक। अब हम मेन मेड की बात कर लेते हैं। तो मेन मेड में जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है वो सब है ना। जैसे होता है इसमें एक वर्ड हम लिखेंगे इसमें कि डिस्टर्ब आइसोस्टेटी बाय ह्यूमन एक्टिविटी, डिस्टर्ब आइसोस्टेसी बाय ह्यूमन एक्टिविटी। इंग्लिश में लिख देते हैं, हिंदी में बता देंगे क्या है। डिस्टर्ब आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी क्या होती बता देंगे, आइसोस्टेसी बाय ह्यूमन बीइंग, बाय ह्यूमन बीइंग यानी मानव द्वारा समस्थिति का क्या बोलते हैं, समस्थिति में दखल देना या फिर उसको डिस्टर्ब करना। डिस्टर्ब करने के मतलब क्या होता है, समस्थिति में क्षति पहुंचाना, ये ठीक है, क्षति पहुंचाना। तो ये चीज है। अब इसमें बहुत सारी चीजें होंगी, पहले हम सिर्फ यहाँ देख लेते हैं कि नेचुरल में क्या होता है, फिर हम इसकी बात कर लेंगे। देखिए नेचुरल में है इसमें इंडोजेनेटिक फोर्स में पहला, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इंडोजेनेटिक फोर्स की, अंतर्जात बलों की। देखिए आप सभी लोग अंतर्जात बलों को पहले ही समझ चुके हैं,
ज्वालामुखी में। बस केवल हिंट देना है, कुछ बताना ही नहीं है, केवल इशारा करना है, बाकी आप समझ जाओगे। एंडोजेनिक पहला है, इसमें है प्लेट कन्वर्जन, यही तो है प्लेट कन्वर्जन, यानी प्लेटों का आपस में टकराना, प्लेट कन्वर्जन, ये है पहला आंतरिक बल, जो हमने ज्वालामुखी में भी समझा है, अब यहाँ फिर से इसको समझाने की जरूरत नहीं है। दूसरा है इसमें प्लेट डाइवर्जन, डाइवर्जन, ठीक है, यानी प्लेटों का एक दूसरे से अलग होना, ये भी हमने समझा है वोल्केनो में। उसके बाद इसमें है जियोथर्मल कन्वेक्शनल करंट, जियोथर्मल कन्वेक्शनल करंट, यानी भूतापीय संवहनीय धाराएं। हमने तीनों पॉइंटों को समझा है वोल्केनो में। कोई ऐसा है जिसको इसके बारे में नहीं पता हो, है ना? ठीक है, अल्ताफ, सचिन, स्वप्निल, क्लियर है ये तीनों पॉइंट कि जब प्लेटें आपस में, हाँ ठीक, तो ये है। अब ये हो गया आपका इंडोजेनेटिक फोर्स में क्या क्या चीजें आती हैं। अब सीधे हम बात कर लेंगे यहाँ पे एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स। अब देखिए एक्सोजेनेटिक फोर्स वोल्केनो में नहीं हुआ था, एक्सोजेनेटिक फोर्स भी हो और ये प्राकृतिक भी हो। तो प्राकृतिक में कौन कौन से एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं, जैसे एस्टोराइड्स, है ना, एस्टोराइड्स यानी क्षुद्र ग्रह, अगर आसमान से क्षुद्र ग्रह अगर टूट के गिरते हैं तो भूकंप आ सकता है, क्षुद्र ग्रह गिरेंगे तो भूकंप आएगा। उसके बाद है मेटोराइड्स, है ना, मेटोराइड्स यानी जो उल्का पिंड है उस वजह से। तो जैसे पृथ्वी का धरातल है, उस धरातल पे कोई बहुत बड़ा पिंड आके टकराएगा तो क्या होगा, इसमें कंपन हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम होता है, ये बहुत ही कम होता है ऐसा कि भूकंप इन वजह से आए, बहुत रेयर केस में होता है, क्योंकि ये बार बार नहीं टकराते, हमेशा नहीं टकराते हैं। वो सबसे ज्यादा भूकंप आता है प्लेट कन्वर्जन से। ठीक है, तो बताइए यहां तक कोई दिक्कत? गुड्डू, सचिन? नो सर। नो सर। ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर है? तो ये है एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सटेंटिव फोर्स। सीधा इसको भाषा में लिखना है, जब उल्का अपनी धरातल से टकराएगा तो उसमें कंपन उत्पन्न होगा, इसको हम क्षुद्र ग्रह या बहिर्जात बलों से जान सकते हैं। तो ये था आपका एंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स, जो प्राकृतिक है, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं। अब हम देखते हैं मानव के द्वारा। ठीक है, जो मैन मेड है वो कौन से है? मैन मेड, मैन मेड में इसमें है डिस्टर्ब आइसोस्टेसी। अब इसमें आइसोस्टेसी वर्ड समझेंगे, इसको आइसोस्टेसी समझ लीजिए। आइसोस्टेसी, आइसोस्टेसी का मतलब हिंदी में होता है समस्थिति। किसी को पता है ये क्या होता है समस्थिति? क्या है ये आइसोस्टेसी? देखिए, आइसोस्टेसी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है, तो ये एक बैलेंस से रुकी हुई है ना, ये एक बैलेंस है। जो हमारी जो मैग्मा है उस पे पर्वत, पठार, मैदान एक बैलेंस में ऐसे रुके हुए जैसे डस्टर रुका हुआ है। अगर जैसे ही इस बैलेंस में, तो ये इस बैलेंस का होना ये आइसोस्टेसी कहलाता है। यानी पर्वत, पठारों, मैदानों का रुका रहना समस्थिति कहलाता है। और जैसे ही इसमें कोई डिस्टर्ब होगा, मान लीजिए ये ऐसे रुका हुआ है, जैसे हम इसको यहाँ फोर्स करेंगे ऐसे हो जाएगा। तो इस आइसोस्टेसी को, इस समस्थिति को अगर ह्यूमन एक्टिविटी प्रभावित करेंगी
तो इससे होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पठार है, सपोज कीजिए ये कोई एरिया है और इसमें हम लोग क्या करें, माइनिंग करते जाएं, माइनिंग करते जाएं, माइनिंग करते ऐसे, और एक बार वो ऐसे बन जाएगी, है ना, हम इसमें ऐसे खनन करते जाएं, तो क्या होगा, ये जो एरिया है वो टूट सकता है, ये एरिया क्या है वो टूट सकता है। तो अब ह्यूमन एक्टिविटी हमेशा ही, जैसे मान लीजिए बिहार में दशरथ माझी ने जो किया था, बिहार में जो दशरथ माझी ने किया था वो बहुत गलत किया था। बिहार में जो दशरथ माझी ने जो माउंटेन को काटा था, उसका माउंटेन मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड मिल जाते, अब तो दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उनको बहुत सारे अवार्ड मिल सकते थे और लोगों ने रिकमेंड भी किया, लेकिन वो ज्योग्राफिकली, साइंटिफिकली वो बहुत ही खतरनाक कदम था उनका। मतलब उन्होंने जंगल, पहाड़ों को काट के आइसोस्टेसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की। उस समय 1984 की बात है, तो बहुत कुछ था नहीं ऐसा, मतलब इतना मीडिया भी नहीं थी, इतना लोग भी एक्टिव नहीं थे, और इतना हम लोग ज्योग्राफिकली जानते भी नहीं थे कि ऐसे कुछ हो भी सकता है। आज के समय किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती है पहाड़ों को तोड़ने की, क्योंकि अगर पहाड़ टूट गया तो पता नहीं कौन सा बैलेंस बिगड़ जाएगा और हम भूकंप को रोक नहीं पाएंगे, पूरा भारत तबाह हो जाएगा। तो ये था, वो अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ, और इसीलिए कोई अवार्ड नहीं उनको दिया गया, इसीलिए ना फ्यूचर में कभी दिया जाएगा। सर वो पहाड़ क्यों तोड़ना चाहते थे? तोड़ना नहीं चाहते, उन्होंने तोड़ दिया था। पहाड़ जो है, क्यों? मतलब वो एक मूवी आप देखना, माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, सर माउंटेन मैन। मैंने तो सुना था कि उनको मतलब वो छोटी जाति के थे, तो जिस वजह से उनको रास्ते से जाने नहीं दिया गया, तो उनके घर में उनकी वाइफ या किसी की तबीयत खराब हुई थी, जिस वजह से वो एक्सपायर हो गए, तो उस जोश में आके उन्होंने पहाड़ तोड़ के रास्ते बना दिए वहां पर। नहीं, वो जोश में आए हैं, ठीक है, नहीं वो अब लेकिन जो उनके पहाड़ तोड़ने का जो रीजन जो बताया गया है, वो यही बताया गया है कि वो छोटी जाति से थे और कुछ ऐसा था कि उनको दूसरा जगह या दूसरी जगह से नहीं जाने दिया जाता था, इस वजह से उन्होंने पहाड़ ही तोड़ दिया। देखिए, देखो जो भी अब रीजन क्या, ठीक है, खैर देखो उनके पहाड़ तोड़ने का रीजन जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने किया था वो ज्योग्राफिकली सही नहीं था। और उसमें दो कॉन्सेप्ट आते हैं जो मूवी में दिखाया गया, वो ये है कि उनके एक पिछड़ा हुआ गांव था और पिछड़ा हुआ गांव में रास्ता नहीं था, तो उनकी जो वाइफ है उनको मेडिसिन की जरूरत थी, प्रेग्नेंट थी वो, तो वो उन्हें जरूरत थी ट्रीटमेंट की तुरंत, तो वो रास्ता खराब होने की वजह से, पहाड़ थे और पहाड़ों से चढ़ के जाना होता था, तो पहाड़ों से जब वो लेके जा रहे थे तो उनका पैर स्लिप हो गया और उनकी वाइफ की डेथ हो गई रास्ते में। तो इस वजह से उन्होंने रास्ता बनाया था कि फ्यूचर में कभी और के साथ ऐसी घटना ना हो, तो शहर को आसानी से जोड़ा जा सके, इसलिए था। तो ये चीजें वहां पर हुई थी, ठीक है। और फिलहाल जो भी हमने सिर्फ एग्जाम्पल इसलिए लिया उस घटना का कि जो उन्होंने किया था वो भी ज्योग्राफिकली सही नहीं था, आज वो ऐसा किसी को नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। तो आइसोस्टेसी क्या है वो आप समझ गए, पर्वत, पठार, मैदान, चोटियां जिस संतुलन से रुकी हुई हैं उसी को हम लोग आइसोस्टेसी कहते हैं, भू सम्मति कहते हैं, समस्थिति कहते हैं। इसको इंसान बिगाड़ता है, कैसे कैसे बिगाड़ता है उसको समझिए। इसको बिगाड़ता है ड्रिल करके, ड्रिल करके, ठीक है, पहाड़ों में ड्रिल करता है ना, माइनिंग से, है ना, माइनिंग से करता है, माइनिंग, खनन, खनन से करता है, ठीक है, और रोड बनाकर करता है, ठीक है, रेलवे ट्रैक बनाकर करता है, रेलवे ट्रैक बनाता है, इंसान डैम बनाता है, ठीक है, इंसान जो है माउंटेन में ट्रांसपोर्ट शुरू करता है, माउंटेन में ट्रांसपोर्ट शुरू करता है। तो ये और जो एटॉमिक एनर्जी, जो परमाणु ऊर्जा है,
ठीक है, एटॉमिक ब्लास्ट है वो भी करता है। तो इस तरह से ये सारी ऐसे काम हैं जो ड्रिल करना, जैसे पहाड़ों की खुदाई करना या जमीन की खुदाई करना, तो उससे भी होता है। माइनिंग यानी खनन से भी होता है। और रोड बनाना, रेलवे ट्रैक बनाना और डैम बनाना, माउंटेन ट्रांसपोर्ट शुरू करना, यानी पहाड़ों सर रेलवे बैंक से कितना होगा सर? रेलवे ट्रैक बनाएंगे ऐसी एरिया में जहां पर रास्ता सीधा नहीं है, तो आप काटपीट करेंगे ना पहाड़ों पे। तो सर जैसे कश्मीर में पहाड़ पर होगा सर। जब रेलवे बनाया गया था यहाँ, बहुत सारा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलपमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। मतलब कहीं से मिट्टी उठाएंगे कहीं पर रखेंगे, उसका बैलेंस करेंगे, तो उससे प्रॉब्लम होती है। और एटॉमिक ब्लास्ट, जो परमाणु ब्लास्ट होते हैं वो भी, क्योंकि जो चीजें हमारी जो हमें दिख रही हैं वो प्राकृतिक रूप से बैलेंस है। वैष्णो देवी है, वैष्णो देवी में जाने में लगभग लोगों को 1 महीने का समय लगता, शायद 14 दिन का समय लगता था, 15 दिन का पैदल जाने में। अब उस पे 1 घंटे पहुंच जाते हैं। तो जो ट्रैक बनाया गया है सीधा सीधा, वो पहाड़ों को काट के बनाया गया है। पहाड़ों का मतलब है, काटने का मतलब उसका बैलेंस बिगाड़ा है। हमें तो नहीं पता ना किधर ज्यादा है किधर कम है। तो ये है, ये बहुत ही खतरनाक काम होता है। और इतना खतरनाक है कि लोग मतलब सोच के सहम जाएंगे। अरावली को हटाने का काम भारत सरकार का 1 हफ्ते का है, चाहे तो अरावली एक हफ्ते में खत्म हो सकता है ना। पूरा जेसीबी लगा दीजिए, वहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अरावली को हटाने के बाद अगर ये आइसोस्टेसी बिगड़ गया तो ना राजस्थान बचेगा ना दिल्ली बचेगा। ठीक है, तो ये है, इसलिए जो है हम प्रकृति को छेड़ते नहीं है। और यही रीजन है कि राम सेतु को ना तोड़ा जाना। राम सेतु इसलिए नहीं तोड़ा जा रहा है, हो सकता है श्रीलंका इंडिया से इसी से जुड़ा हो। अगर राम सेतु हम तोड़ देंगे तो हो सकता है श्रीलंका में बहुत बड़ी तबाही आ जाए, हो सकता है उसमें बहुत बड़ा भूकंप आ जाए, बचा ही नहीं पाएंगे लोगों को, सब खत्म हो जाएंगे। तो ये चीज है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को डैम बनाने में भी। डैम बनाने से सबसे बड़ा भूकंप आया था कोयना में 1963 में, डैम से। इन सभी में डैम से भूकंप आया था कोयना में 1963 में। इसमें लगभग 25,000 लोग मारे गए थे। 25,000 लोग मारे गए थे कोयना में। कोयना एक नदी है महाराष्ट्र में, आपको पता होगा, और गोदावरी की सहायक नदी है। तो वहां पर डैम बना था, तो उससे बनने से भूकंप आया। मतलब डैम तो बहुत बड़ा बनाया जाता है, तो इसीलिए ये सब चीजें सरकार मना करती है ना। सरकार बोलती है कि सरकार क्या बोलेगी, सरकार को क्या पता। जोग्राफर कहते हैं कि भाई थोड़ी खा लो लेकिन सब शांति से खा लो। तो ये था कारण। डैम क्या होता है? डैम नहीं जानते? बांध, जैसे ये बांध है, पानी रोका है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर पानी रोका है, तो इसको डैम को यहाँ पे मिट्टी लगाई जाती है इस तरह से। तो ये जो मिट्टी से डैम बनाया जाता है, मिट्टी से या पत्थर से, किसी से भी, तो इस बनाने के लिए हमें बहुत जगह से मिट्टी या पत्थर लाने पड़ते हैं। तो जहां से हम मिट्टी उठाएंगे, जहां से हम पत्थर उठाएंगे वहां हल्का कर देंगे, जहां हम पत्थर रखेंगे वहां भारी कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो बैलेंस है वो हमारा बिगड़ जाएगा, इसलिए। ठीक है, और डैम जो है 2-3 कारणों के लिए बनते हैं। बहुत सारे डैम बनाने का कारण होता है, जैसे पहला होता है इरिगेशन के लिए भी डैम बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनते हैं, और फ्लड के लिए बनते हैं, फ्लड मैनेजमेंट के लिए, है ना, फ्लड मैनेजमेंट के लिए बनते हैं। तो डैम जो है कई प्रकार के लिए बनाए जाते हैं, जल विद्युत के लिए भी, सिंचाई के लिए भी, और फ्लड मैनेजमेंट के लिए भी। ठीक है, ये है। भारत में ज्यादातर जो डैम बनाए गए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाए गए हैं, और उसके बाद बनाए गए सिंचाई के लिए। सर मगर नीड्स भी हैं इसकी, डैम्स बनाने की क्या? या रेलवे बनाने की नीड भी है इसकी सर। हाँ, नीड तो है, लेकिन नीड का मतलब ये नहीं है कि हम
खुद को खत्म कर लेंगे। नीड है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं जाने में अगर हमें 10 घंटे का समय लगता है और उसको हम आधे घंटे में पहुंचने के लिए हम कुछ करेंगे, लेकिन अगर आधा घंटे में बनाने के चक्कर में हम लोग खुद ही खत्म हो गए तो क्या फायदा, है ना। तो जिंदा रहें सबसे पहले जरूरी ये है, और इसका रिजल्ट हमारे सामने है जो महामारी आई है, ठीक है। अब लोग आ गए ना सीधे सीधे, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया से भारत की ओर आ गए लोगों को। अब समझ में आ रहा है सबको कि क्या चीजें हमने बिगाड़ी हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे वो तो ये था कि जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमारे पास था, मतलब दुनिया के पास था, तो लगा नहीं कि कुछ, कम से कम आदमी कमरे में बैठ के उसमें बिजी था, है ना, रामायण देखने में। अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी खत्म हो जाता कोरोना के समय में, तो समझ में आता कि महामारी होती क्या है। ना तो आप घर पे बात कर पाते, ना घर पे एंजॉय ले पाते, जो आपने देखा है सिर्फ, है ना। इलेक्ट्रिसिटी भी खत्म हो जाती और मोबाइल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाता, तब रियल में पता चलता कि क्या थी महामारी। तो दो चीजें हमारे पास बची रही, इलेक्ट्रिसिटी कम नहीं हुई और जो इंटरनेट सर्विस है वो भी कंटिन्यू रही, तो बहुत कुछ लगा नहीं। कई 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 लोग ऐसे थे जिनको लॉकडाउन का एहसास ही नहीं हुआ, कई लोग ऐसे थे। तो नेक्स्ट है इसमें इम्पैक्ट, प्रभाव क्या हो सकता है भूकंप का, ठीक है। देखो सबसे पहला प्रभाव होता है भूकंप का। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी इंसान ना भूकंप से मरता नहीं है गिर के। जैसे मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ, भूकंप आ जाए अगर मैं गिर जाऊं तो मरूंगा नहीं, चोट लग सकती है। आदमी मरता कब है कि जब ये छत गिर जाए, है ना। सबसे ज्यादा खतरा होता है भूकंप से, वो होता है लैंडस्लाइड का, भूस्खलन का, लैंड स्लाइड। लैंडस्लाइड, भूस्खलन। जिसे नेपाल में हुआ था वो भूस्खलन ही हुआ था, है ना। दूसरा है इसमें दूसरा होता है इसमें हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन यानी आवास का विनाश, आवास का विनाश। भूकंप आने से सबसे पहले बिल्डिंग गिरेगी, तो उसके बाद क्या होगा, फ्लड, बाढ़ भी आ सकती है, ठीक है। फ्लड क्या है, फ्लड से मतलब भूकंप से बाढ़ भी आ सकती है। जैसे या तो नदी के बांध टूट जाएंगे या फिर नदी के तट जो एरिया रुक जाएगा। उसके बाद भूकंप से सुनामी भी आ सकती है, आ सकती नहीं, आती ही है सुनामी, ठीक है, सुनामी आती है ना। और उसके बाद है बिल्डिंग फायर, यानी इमारत में आग भी लग सकती है, इमारत में आग, ठीक है, इमारत में आग लग सकती है। फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट फायर यानी जंगलों, वनों में आग लग सकती है, वनों में आग, ठीक है। माउंटेन फायर, है ना, पहाड़ों में आग लग सकती है, पहाड़ों में आग। अब कहते हैं पहाड़ों में कैसे आग लग सकती है, लगती है ना, पहाड़ों में आग लग सकती है। और इसमें दूसरा है, का क्या कनेक्शन होता है, बताते हैं अभी, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसमें बहुत कुछ आ जाएगा आपका, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इसकी है जान माल की हानि, जान माल की हानि। इसमें जो है आपका मतलब जनसंख्या भी मरेगी और आपकी प्रॉपर्टी भी लॉस होगी। प्रॉपर्टी में आपका बांध का टूटना, बांध टूट जाएगा, आपका रेलवे ट्रैक खराब हो जाएगा, आपका रोड खराब हो जाएगा, ठीक है, आपके मकान गिर जाएंगे, जो भी आपकी प्रॉपर्टी है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है। अब क्या बता रहे थे आप, कौन से, ये वाला भूकंप, फायर नहीं, भूकंप और फायर का कनेक्शन, मतलब फॉरेस्ट हो या माउंटेन हो कुछ।
ठीक है। जब भूकंप आता है तो अक्सर लाइट बंद कर दी जाती है मकानों की। कि भूकंप से क्या होता है कि स्पार्किंग होती है। अक्सर आपने देखा होगा, छोटे क्लास की किताब पढ़ोगे तो वहां पे लिखा होगा कि जैसे भूकंप महसूस हो आप घरों की लाइट बंद कर दें। तो जो स्पार्किंग से घरों में आग लग जाती है बिल्डिंगों में भूकंप के समय, ऐसा देखा गया है। दूसरा है जंगलों में। जंगलों में क्या होता है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं खासकर यूकेलिप्टस टाइप के, तो एक दूसरे से वो रगड़ते हैं और उनमें स्पार्किंग होती है जंगलों में। तो जंगलों में आग पेड़ के आपस में पेड़ों के टकराने से भी आग लग सकती है। और अगर वो पहाड़ी एरिया में है तो पहाड़ी एरिया में एक दूसरे से जब बहुत सारे पत्थर ऊपर से नीचे गिरते चले आएंगे, है ना, जब भूस्खलन होगा तो पत्थर गिरेंगे और एक दूसरे से टकराएंगे भी। तो दूसरे से टकराएंगे तो उसमें चिंगारी निकलेगी। तो इसलिए पहाड़ों पे आग और जंगलों में आग इसी तरह से लगती है। पहाड़ों पे कोई घूमने नहीं जाता है ना। आपने देखा होगा कि इस अमेजन के वन में आग लगी या उत्तराखंड के वनों में आग लगी, अभी ये दुजको वैली में आग लगी थी। तो इसको लगने का रीजन कोई इंसान नहीं होता है। हो सकता है इंसान भी हो, लेकिन ज्यादातर नेचुरल चीजों से लगती है ना। पहाड़ों के आपस में टकराने से लगती है, पेड़ों के आपस में टकराने से लगती है। ठीक है, तो ये था आपका इम्पैक्ट। इसमें कोई भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो लिखने में तो बताओ, लिख सकते हो सब सारे पॉइंट्स को? जी सर। हाँ यस सर। हाँ, सुनामी आप जानते ही हो, जब भूकंप आएगा तो समंदर का पानी तट की ओर भागेगा, तो उसी को हम लोग सुनामी कहते हैं। ये है। ठीक है अर्चना जी, क्लियर हो गया आपका जंगलों में आग? जी सर। ठीक है। और इसमें इसमें आप बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत कुछ। प्रॉपर्टी का मतलब हमारा बहुत कुछ है ना। वन्य जीव भी तो सम्मिलित है ना सर प्रॉपर्टी में? तो बिल्कुल वन्य जीव सम्मिलित हैं, हमारे बांध सम्मिलित हैं, हमारा रोड सम्मिलित है, हमारे रेलवे ट्रैक सम्मिलित हैं, हमारे घर सम्मिलित हैं, हमारे बस जो जो बस है, जो भी चीजें हमारी प्रॉपर्टी है वो सब खराब हो जाता है तो सब उसमें आ जाएगा। अब उसमें अब एक तो ये था कि भूकंप का कारण क्या है ये बता दिया, कारण बता दिया, प्रभाव बता दीजिए। और नेक्स्ट चीज यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए, हम लोग इसके एरिया को कल ही डिस्कस करेंगे। तो देखिए भूकंप के समय भूकंप के समय 3 भूकंपीय तरंगों का विकास होता है। PSL ड्यूरिंग earthquake there are 3 types waves origin. During earthquake there are 3 types waves origin. भूकंप के समय 3 प्रकार के भूकंपीय तरंगों का विकास होता है। PSL PSL PSL, ठीक है। पी वेव का विकास सबसे पहले होता है, पी वेव का विकास सबसे पहले होता है। एस वेव का विकास भूप्रॉपर्टी और एस वेव का विकास भूप्रॉपर्टी और केंद्र के मध्य होता है, और एल वेव का विकास भूप्रॉपर्टी पर होता है। तो लिखिए डेवलपमेंट ऑफ पी वेव्स एट द सेंटर और फोकस, सेंटर या फोकस, एंड डेवलपमेंट ऑफ एस वेव, development of S wave in the mid of crust and focus, and L wave development develop in the earth's crust. जो L wave का डेवलपमेंट होता है वो अर्थ की क्रस्ट पर होता है, अर्थ क्रस्ट। तो ये है।
ठीक है, बाकी हम लोग जो कल ही करेंगे। और जो हम कल आप ध्यान लगवा देना, हम ये जो है PSL, इन्हीं पे हम लोग कल बात करेंगे, कुछ और PSL, फिर उसके बाद हम बात करेंगे एरिया की। ठीक है, 5 बजे क्लास है फिर से, इसलिए रुकना होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सर ठीक है।